कल की वीडियो में अपन ने यहाँ ये टेबल तक कंप्लीट कर लिया था। टेबल कंप्लीट की थी जो एनसीईआरटी की थी। मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, भले कैसे ही याद हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एनसीईआरटी की। फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड, नोबल गैसेज अकर्स इन फ्री स्टेट। ठीक है, और बाकी जो भी होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि अगर आपको कार्बन चाहिए तो कार्बन कोयले के फॉर्म में, मतलब कार्बन के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कुछ और मेटल्स की इम्प्योरिटी साथ में होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बट जैसे आप एल्युमिनियम देखने जाओगे, जैसे ही एल्युमिनियम देखने जाओगे तो एल्युमिनियम के साथ में आपको प्लेटिनम की इम्प्योरिटी साथ में मिलेगी ज़मीन में। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम में किसकी इम्प्योरिटी होती है, और हो सकता है एल्युमिनियम का कोई और हो, उसके साथ में किसकी इम्प्योरिटी हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। कोई एल्युमिनियम ऐसा मिलेगा जिसके पास में आपको आयरन की इम्प्योरिटी हो, बात करेंगे अपन ये इन सब की। तो ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलते, और साथ में ऑक्सीजन होगा तो ये ऐसा ऑक्साइड बना हुआ मिलेगा। इसे बोलते हैं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो सकता है। इनको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। ये सब कंबाइंड फॉर्म है, मतलब एल्युमिनियम के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्या हो गई, कंबाइंड फॉर्म। और कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब लोग मिलते हैं फ्री स्टेट में। हाँ, हमेशा गोल्ड फ्री स्टेट में मिले ज़रूरी नहीं है, बट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा नोबल गैस तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो तो किसी के साथ में रिएक्ट ही नहीं करती है। ये बात ये कहना चाह रहा है। अगला आ रहा है, और किस हिसाब से ये लाइन आपको काम की थी कि ये लोग तो फ्री स्टेट में मिलते हैं और बाकी जो भी होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ये लाइन अपने काम की थी। एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी एंड आइसोलेशन शुड बी सच दैट केमिकली फिजिबल एंड कमर्शियली वाइबल। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मेटलर्जी में ओर किसको बोलते हैं। मेटलर्जी का मतलब क्या है कि एक ओर से आपको मेटल निकालनी है, वो भी कैसे, केमिकली फिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आप खाली वो पढ़ रहे हो, वो केमिकली फिजिबल होनी चाहिए। तो एक वर्ड आ गया, केमिकली फिजिबल, और कॉमर्शियली भी होनी, मतलब सस्ती भी होनी। इसका मतलब है कि सस्ती होनी चाहिए और फिजिबल होनी चाहिए। मतलब फिजिबल करने का मतलब यही हो सकता है कि आसानी से, कोई ऐसे आसान मेथड से मिल जाए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अपन ने एल्युमिनियम के दो और पढ़े थे, एक बॉक्साइड था, एक था एक क्लियोनाइट। इसमें मिट्टी की इम्प्योरिटी होती है। अगर आप इसमें अगर एल्युमिनियम निकालने जाओगे तो एल्युमिनियम आपको मिल जाएगा, मान लीजिए 200 रुपीज़ पर केजी। फाइनली जब निकलेगा तब इसी भाव होगा, और इससे निकलाओगे तो एल्युमिनियम का वेट कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 500 रुपीज़ पर केजी। तो आप इससे ही निकालोगे ना, ये बात होती है। तो ये होता है कि कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम पड़े और केमिकली फिजिबल हो, आसानी से मिल जाए। अगला है कॉमन ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ लुक फॉर मिनरल्स। बताया था आपको मिनरल क्या होता है, कोई भी चीज़ अपन ज़मीन से निकालते हैं। ये लिखा ना, विच आर नेचुरली अक्रिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ये लाइन भी आपको पढ़नी है, पहले इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आता है मैन, आउट ऑफ मैन मिनरल्स इन विच ऑफ द मेटल में बी फाउंड ओनली फ्यू आर वाइबल यूज टू सोर्सेज दैट मेटल। अब देखो, जितने भी मिनरल्स है ना, उसमें से बहुत सारों में मैंने आपको शुरू में बताया था कि काम का हो सकता है और काम का नहीं भी हो सकता, फिर उसके दो डिवाइड किए थे। तो मान लीजिए वो काम का है आपके, और काम का होने के बाद में उसमें सस्ते में आपके मेटल निकल रही है, तब उसको अपन लोग बोलेंगे ओर। ठीक है, और एक वर्ड भी लिखा था मैंने आपको, ओर में क्या होगा, और में क्या होगा आपका, गैंग होगा प्लस मेटल होगा। मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटी होगी, उस पूरे को अपन ने बोला था गैंग। ये मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, गैंग की स्पेलिंग UE होगी। ठीक है, तो गैंग प्लस मेटल, गैंग प्लस मेटल। ठीक है, ओके। और मिनरल का मतलब क्या होगा, मिनरल का अगर ऐसा रिलेशन लिखे तो मिनरल तो और ही है, मिनरल कुछ भी नहीं है, और ही है। बट अगर मिनरल और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर उससे सस्ते में मेटल मिल रही है तभी उसको और बोलेंगे अपन लोग। तो ये इसके बाद में इसके स्टेप हटाए हैं, पहले कंसंट्रेशन करेंगे,
पहला स्टेप तो सीधी सी बात है ना, वो आता था अपने पास में, ये जिसको अपन ब्रेक कर रहे थे, और को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये सब इसने एनसीईआरटी नहीं लिखा है। इसने जो वही प्रोसेस लिखे हैं जो केमिकली अपन लोग केमिस्ट्री के काम के हैं, वो तो फिजिकल प्रोसेस है जिसको तोड़ना है। आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ द मेटल फॉर्म कंसनट्रेट, और उसके बाद में मेटल को कंसनट्रेट करना है, मतलब कि इसमें इस प्रोसेस में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा मेटल का, देन रिडक्शन आएगा। दोनों प्रोसेस इसी में आएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आएंगे इसमें, ठीक है, दोनों प्रोसेस आगे इसमें। उसके बाद प्योरीफिकेशन के मेथड आएंगे जो बहुत सारे होंगे, जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक साइंटिफिक तरीका है अपने पास में, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक तरीका है, ये जो प्रोसेस है इसको अपन लोग मेटलर्जी बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन है मेटलर्जी की, जो नीट 2019 उड़ीसा में आई थी। अब स्टेटमेंट आए थे वहाँ पे, आपको एक बार देख लेना है उस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को। अगला है, इन द प्रेजेंट यूनिट फर्स्ट वी शॉल डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन ओर। सबसे पहले अपन लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, और मैंने भी आपको बताया था कि कंसंट्रेशन अपन लोग कैसे कैसे करते हैं। कंसंट्रेशन के बहुत सारे तरीके थे, ग्रेविटी सेपरेशन था, मैग्नेटिक सेपरेशन था, फोर्स फ्लोटेशन था, लीचिंग था, 4 मेथड थे मेनली, ठीक है। तो इनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। बोलता है एलिमेंट वेरी, मतलब एलिमेंट है ना अपने। अब एक ये अजीब सा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, इट इन द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। देखो एल्युमिनियम है ना, अगर बोलेगा सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल कौन सी है, तो आंसर जाएगा एल्युमिनियम। कितनी मिलती है, 8.3%। मेटल बोलेगा तो, ठीक है। और अगर बोलेगा एलिमेंट बोलेगा, अगर मेटल बोलेगा तो फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल कौन सी है, एल्युमिनियम है। और अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, और एल्युमिनियम उस पर आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, आगे बोलता है इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग माइका, क्लेज, माइका और क्लेज वो अभी और पढ़े थे ना, पर वो उसकी बात कर रहा है। Al2O3 एंड इम्प्योरिटी रेंज फ्रॉम क्रोमियम, कोबाल्ट। अब ये अपन पहले एक डी ब्लॉक में एक बार पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन में कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ अपने कोई काम की चीज़ है नहीं, पर यहाँ से पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स, सैंड हो गया, क्ले हो गया, मैंने क्या बोला था कि और होगा, और के साथ में कुछ मिट्टी होगी, उस सारी इम्प्योरिटी को अपन लोग गैंग बोलते हैं, और उस गैंग को रिमूव करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की, ये जो देखो इसने लिखा है गैंग है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको अलग करते हैं। पहला है हाइड्रोलाइटिक वॉशिंग, बहुत आसान है इसका, मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोलाइसिंग वॉशिंग का टेक्निक होता है क्या लिखा है इसमें, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ग्रेविटी और एंड द गैंग पार्टिकल्स, ग्रेविटी सेपरेशन इन द सच प्रोसेस, एन अपवर्ड स्ट्रीम रनिंग वाटर इज यूज टू वॉच। देखो बहुत आसान सी बात है, आपने एक ऐसे थोड़ा सा तिरछा प्लेटफॉर्म ले लिया, ये कोई प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आपने रख दिया इस ओर को, तिरछा प्लेटफॉर्म लिया है, ओर ले लिया, और अब इसके ऊपर में आप गिराओगे पानी, ये आ रहा है पानी, ठीक है। तो अब पानी गिरा रहे ऊपर से आप, तो जो इससे गैंग होगा ना वो हल्का होता है, और मेटल होती है हैवी, तो गैंग जो भी होता है वो मेटल से अलग बह करके चला जाता है। किस बेसिस पे, ग्रेविटी की बेस। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, भार, मतलब ग्रेविटी का मतलब एक तरह से मोटा मोटा देखा जाए तो भारी होगा ना, तो भारी होगा जो रह जाएगा, और हल्का होगा जो पानी के साथ बह के चला जाएगा। तो अपन मतलब डेली लाइफ में भी ऐसा देखते हैं ना कि बहुत सारी, आपके पास में बहुत सारी कोई चीज़ पड़ी होगी इकट्ठी करके, इसमें सब कुछ सारी चीज़ें हल्की भारी, तो आंधी आएगी, अपन पानी की जगह आंधी, ये पानी भी बोल सकते हैं, आंधी भी आती है, तो हल्की चीज़ें उड़ा करके आंधी के साथ चली जाती है, तो वो भी एक तरह से ग्रेविटी सेपरेशन है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में कुछ भी नहीं करना है, मेटल को रखना है, और को फाइन पीस लेना है, पीस लेने के बाद में उसको थोड़े से स्लोपिंग ढलान वाले पे रखना है, उसके बाद उस पर पानी गिराना है। तो गंदगी जो मिट्टी होगी, ऐसे याद कर लो बस, जो मिट्टी होगी
तो वो मिट्टी पानी में बह करके निकल जाएगी। सबसे सिंपलेस्ट तरीके से अगर केमिस्ट्री से हट करके देखूँ तो कई बार अपने पास में होता क्या है, खेतों में आलू निकलते हैं, आलू अदरक वगैरह होती है, उसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं आलू बनाता, आलू कैसे होते हैं, चलिए ऐसे ऑरेंज कलर के आलू है, ठीक है, ऑरेंज कलर के आलू हैं। इन आलूओं के ऊपर में अपन ने क्या किया, इन आलूओं के अपन ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि अपन ने ज़मीन से निकाले हैं, तो इन आलूओं के ऊपर में मिट्टी लगी हुई है, बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। तो अपन ऊपर से क्या करेंगे, इसमें यहाँ से निकालेंगे अपन, पानी डालेंगे। तो आपको पता है ना, आलू तो बहुत भारी भारी होते हैं, वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन ये जो गंदगी है, मिट्टी है, वो धुल करके क्या होगी, दूर हो जाएगी। वैसा ही होता है सेम। तो जैसे आलू को भी ज़मीन से ही निकाला था, तो आलू भारी थे इसलिए रह गए, और मिट्टी थी जो आलू साफ़ हो गए, बस ऐसा ही कुछ है ग्रेविटी, हाइड्रोलिक वॉश या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, इसका नाम ये ग्रेविटी सेपरेशन है। और ये किस बेसिस पे, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो अपन बोलेंगे इसमें होता है अपने पास में डेंसिटी, बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन डेंसिटी से भी पूछ सकता है, क्या डिफरेंस था दोनों में, ओर की डेंसिटी अलग थी और गैंग की अलग थी, या ओर का मास अलग था और गैंग का मास अलग था, एक हल्का और एक भारी। हल्के और भारी को क्वेश्चन डेंसिटी में पूछ सकता है, मास में पूछ सकता है, या ग्रेविटी में पूछ सकता है। ओके, हो गया। चलिए आगे अगला, ये तो हर किसी को आता है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें अपने जो यहाँ लेंगे ना, उसमें या तो देखो, या तो और में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, या तो और में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और या फिर किसमें, जो अपन इसकी इम्प्योरिटी होती है ना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो होता क्या है इसमें, मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे और लिखा लेते हैं जिसमें वो होता है, बट ये करता हूँ। जैसे ये आयरन का और है Fe2O3, है ना, ये कौन सी है, मेगा है कि हेमा है, ये है मेगा मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट और लिया, इसमें अंदर में इम्प्योरिटी होती है, मतलब गंदगी मिट्टी वगैरह होगी। आपको पता है अगर इसमें चुंबक लगाओगे, अगर ऐसा सा ढेर होगा, उसके ऊपर में ये चुंबक लगाओगे तो क्या होगा, आयरन होगा, वो चुंबक से चिपक जाएगा और मिट्टी पीछे रह जाएगी। उसी को काम ले लिया, इसमें रोलर ले लिया, चुंबक अपन अंदर नहीं घुमा रहे क्योंकि वहाँ तो बहुत सारा और होगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। मतलब थोड़ा सा मान लीजिए कटोरी में आपके पास में किसी ने आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल दिए, लोहे का बुरादा, और उसमें मिट्टी मिला दी, तो आप उसमें चुंबक घुमाओगे तो मिट्टी पीछे रह जाएगी और चुंबक का बुरादा जो होगा वो आपके मैग्नेट के ऊपर में चिपक करके आ जाएगा। बट यहाँ क्या होगा कि ये जो सैंपल है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, एक चलते हुए ये रोलर जो है ना, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, चलते हुए रोलर के ऊपर में इसको डालेंगे। चलते हुए रोलर के ऊपर में डालेंगे तो क्या होगा, चलते हुए रोलर के ऊपर में डालने से ये जो यहाँ आएगा, ये तो खाली मोटर है, ये मोटर है और ये है मैग्नेट। तो मैग्नेट के ऊपर गिरेगा तो तो ये पूरा मैग्नेट है, तो आयरन यहाँ तक आएगा, बाद में यहाँ इसका सेपरेशन खत्म हो जाएगा, तो ये पार्टिकल मैग्नेट के नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इम्प्योरिटी पहले ही गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो चिपक करके यहाँ तक आए थे, लेकिन इम्प्योरिटी पहले ही गिर गई। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ आ गए और मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ आ गए। तो इसको किस बेसिस पे आपने सेपरेशन किया? तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेपरेट किया। बस इतना ही याद रखना और इससे कुछ क्वेश्चन आना है नहीं, ठीक है, ये क्योंकि हर किसी को पता होता है। अगला आता है फ्लोटेशन, मतलब झाग बनेंगे और झाग के बेसिस पे अलग करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है गैंग या इम्प्योरिटी और एक है मेटल। ये दोनों मिलकर के अपने पास में पड़े हैं, ठीक है। तो गैंग होगा ना, वो अलग जगह अलग चीज़ में सोलेबल होगा। गैंग होगा पानी में सोलेबल। आपको पता ही है ना, मिट्टी पानी में तो घुल ही जाती है, मतलब उसका सस्पेंशन बन करके नीचे बैठ जाता है। घुलना अलग बात है, मतलब वो ऐसे ही बोलता, पानी में घुल के नीचे बैठ गई, घुलकर नीचे बैठ जाएगी। इम्प्योरिटी जितनी भी होगी ना, वो पानी में घुल करके नीचे बैठ जाएगी। एक ऐसा कंटेनर लिया आपने और उसके अंदर में वो और डाल दिया आपने। और डालने के बाद में ये जैसे मथनी होती है, वैसे मथनी से इसको मथ रहे हैं। छोटे से सैंपल के फॉर्म में देख रहे हैं अपन लोग, तो मथ रहे हैं। तो जितनी भी मिट्टी थी वो नीचे बैठ चुकी है, और जो मेटल थी वो क्या कर रही है, वो जिससे अपन लोग यहाँ पर अपन
फ्रोथर्स डालेंगे। यहाँ पर कुछ मतलब वर्ड्स आएंगे, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक तो आएगा फ्रोथर, मतलब फ्रोथर का मतलब क्या होगा, जो झाग बनाते हैं, ठीक है, झाग बनाने वाले। तो इसमें पाइन ऑयल ले सकते हैं, और ठीक है, पाइन ऑयल ले सकते हैं, और सोडियम एथिल जेंथेट वगैरह ले सकते हैं। तो वो लिया, तो उसने इसके झाग बना दिए। तो मेटल क्या हुआ, मेटल उस पाइन ऑयल में, पाइन ऑयल के साथ में एफिनिटी दिखी, उस पाइन ऑयल के साथ में चिपक गया, डिजोल्व नहीं हुआ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, चिपक गया। और उस पाइन ऑयल के जो चिपक गए, तो पाइन ऑयल के साथ में ये मेटल्स के पार्टिकल्स ऊपर आ गए। समझ में आ ही गई होगी। कुछ नहीं था, अपन ने और को डाला, तो मिट्टी जो थी वो पानी में सॉल्युबल, ये पूरा ग्रीन ग्रीन का जो भी है ना, ये पानी है। तो मिट्टी जो भी थी वो बैठ करके यहाँ बैठ गई नीचे, गंदगी गैंग जो था वो सब नीचे बैठ गया, ठीक है। तो मिट्टी नीचे बैठ गई और मेटल आ गई ऊपर। अब ये जो झाग थे ना, ये झाग भी टाइम के साथ में बिखर रहे थे। ये जो झाग थे वो टाइम के साथ में बिखर रहे थे। तो अपने को क्या डालना पड़ेगा, अरे यार मोबाइल को साइलेंट में नहीं रखो ना, तो भी दिक्कत है। और सब लोगों को 3 घंटे तक मैं बैठ के पढ़ रहा था, कब किसी को याद नहीं आया, अब सबको याद आ रहा है। हाँ, तो अपन ने इसमें डाला, झाग बिखरने लग गए थे। झाग स्टेबल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा साबुन के भी झाग कुछ टाइम बाद में स्टेबल नहीं होते। तो अपने को फ्रोथ स्टेबलाइज़र डालना पड़ेगा, फ्रोथ स्टेबलाइज़र। ये इसमें लिखा है या नहीं लिखा एनसीईआरटी में अपन देख लेंगे, बट अपने को यहाँ से इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। ये होता है सोडियम एथिल जेंथेट, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम एथिल जेंथेट, क्योंकि बड़ी भारी भारी स्पेलिंग है, मेरे से नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो सोडियम एथिल जेंथेट यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइज़र, नाम से पता लग रहा है, फ्रोथ को स्टेबलाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, नहीं फ्लोथ स्टेबलाइजर नहीं है, ये था आपका फ्लोटिंग एजेंट था, मतलब जो ऊपर लाएगा, फ्लोटिंग एजेंट। इसमें आएगा सोडियम एथिल जेंथेट, सॉरी यार मैंने उल्टा लिख दिया था, एथिल जेंथेट। सोडियम एथिल जेंथेट क्या है, फ्लोटिंग एजेंट है, जो मतलब उसको ऊपर उठाने में हेल्प कर रहा है। एजेंट है मतलब, एजेंट कोई भी होता है वो क्या करता है, आपका काम तो आप खुद करोगे या आपका काम पैसे से होगा, एजेंट क्या करेगा, बस बिचौलिए का काम करेगा। तो ये भी बिचौलिए का काम करेगा। यहाँ से एजेंट के ऊपर में मैं रेड पेन से करता हूँ, इसका हिंदी में लिखता हूँ बिचौलिया, ठीक है। जैसे आप लाइसेंस बनाने गए तो आपको पता नहीं है, तो आपने बिचौलिया काम में लिया और उसने आपका लाइसेंस बना दिया, पैसे आपके लग रहे हैं, काम वो जो हैं ट्रैफिक मतलब जो भी सिस्टम होता है वो कर रहे हैं, तो बिचौलिया क्या कर रहा है, खाली काम कर रहा है, हल्का सा आपको पुशअप कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा कि आपके झाग बने थे पहले पानी में, इन झाग को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम एथिल जेंटर आपका फ्लोटिंग एजेंट हो गया, जो क्या करेगा, इसके सामने एक और लाइन लिख देता हूँ मैं रेड पेन से, ब्लू से, जो भी झाग होंगे फ्लोट होंगे, फ्लोट झाग को, झाग के साथ मेटल को ऊपर लाएगा। आएगी बात समझ में, ये इसका काम है फ्लोटिंग एजेंट का। और फ्लोट स्टेबलाइजर में आते हैं क्रिसोल और एनिलीन, एनसीईआरटी ने शायद यही नाम दिए हैं, क्रिसोल एंड एनिलीन। अभी पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें समझ में आ गई अपने को, ये चीज़ और ये चीज़, ये इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रोथर क्या होता है, एक ऑयल है जिसके अंदर झाग बनेंगे। अब झाग बनने के बाद में झाग बिगड़ जा रहे, झाग टूट रहे थे, तो झाग को स्टेबलाइज करने के लिए अपने क्रिसोल और एनिलीन डाल दिया, या तो क्रिसोल डालो या एनिलीन डालो, एंटरलेट कुछ भी डाल सकते हो आप, इन दोनों में से। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद में आएगा कि झाग बन गए, झाग बनने के बाद में यहाँ इसने क्या किया, झाग खाली बनाए हैं, झाग बनाए हैं मतलब वो झाग कहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकते हैं, मान लीजिए झाग बने ये यहीं पे पड़े हैं, झाग ऊपर है ही नहीं, पानी भी इकट्ठा है, झाग भी इकट्ठे हैं, इसने खाली झाग बनाए हैं, बबल्स है ना वो झाग है। उसके बाद में इसने क्या किया, ये झाग है ना टाइम के साथ में टूट जा रहे थे,
झाग टूट गए, पता ही नहीं चल रहा मेटल कहाँ है मिट्टी कहाँ है, ये हो गया था, झाग बन के टूट रहे थे। तो यहाँ पे ये आएगा आपका स्टेबलाइज़र। अगर आपने स्टेबलाइज़र यूज़ कर दिया तो झाग को टूटने नहीं देगा, झाग को बना के रखेगा लंबे टाइम तक, है ना। तो ये क्रिसोल और एनिलीन ने कर दिया, झाग बन गए, झाग टूट भी नहीं रहे हैं, लेकिन झाग ऊपर नहीं आ रहे थे। तो झाग ऊपर लाने के लिए अपन ने फ्लोटिंग एजेंट काम में लिए, सोडियम मेथिल जेंटेट, वो झाग को ऊपर ला रहा था। तो झाग के साथ में मेटल चिपकी हुई है तो मेटल भी ऊपर आ रही है, और इसको अपन ने झाग को फिर अपना अलग किसी कंटेनर में अलग से ले जा लेंगे। ठीक है, देखो झाग कैसा होता है, ये देखो ये एयर का बबल है, ये पूरा अंदर एयर ही एयर है, उसकी सरफेस के ऊपर में चिपके होते हैं। तो कहाँ चिपके होते हैं? सरफेस के ऊपर में। ये भी याद करना, एक ही झाग, एक छोटा सा झाग होता है ना, उसको इनलार्ज करके दिखाया है। मैं रेड पेन से बना देता हूँ आपके लिए, टाइम मेरे लेक्चर्स में लग जाता है बहुत बार, पर आपको सीधे समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, तो इनलार्ज करके दिखाया है इसको, और ये हो गया पहली बात। फ्लोट फ्लोटेशन समझ में आ गया। तो क्या था? सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे काम कर रहे थे। तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? सॉल्युबिलिटी। कोई किसके साथ भीग रहा है, कोई किसके साथ भीग रहा है ना, या एफिनिटी ऐसे बोल सकते हो। जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, जितने भी सल्फाइड ओर होंगे ना, सबका प्योरीफिकेशन इसी मेथड से करेंगे। कोई भी सल्फाइड ओर है तो उसका अपन इसी मेथड से करेंगे, बट एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट अर्जेंटाइट। और ये है ना क्वेश्चन 2006 में नीट में आया हुआ है, AG2S। जितने भी सल्फाइड ओर होंगे ना, उनको अपन इसी मेथड से कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, अर्जेंटाइट। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दिस मेथड हैज़ बीन यूज रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। पहली बात ये हो गई ना कि सल्फाइड ओर के लिए ही काम का है ये। पाउडर्ड इज मेड विथ वाटर। पहले पाउडर लिया और उसको पानी के साथ में घोल दिया। ठीक है, अब इसमें कलेक्टर डालेंगे एंड फ्लोट स्टेबलाइजर। कलेक्टर्स मतलब फ्लोटिंग एजेंट को ही कलेक्टर बोल रहे हैं, तो इसका नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया है? कलेक्टर। यहाँ लिख दूंगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ब्लैक सही। फ्लोटिंग एजेंट और कलेक्टर, ये आप पीडीएफ मेरे से ले लेना, और कोशिश करूँगा मैं, हाँ एक काम करता हूँ, मैं ही खुद काम करूँगा, एक वीडियो डाल दूँगा अलग से, और उसके कमेंट मतलब सॉरी उसके डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर जितने भी हो चुके हैं ना, उनके सबके पीडीएफ डाल दूँगा मैं आपको, ताकि आपको कभी फटाफट देखना पड़े तो आप आसानी से देख सकते हो। तो ठीक है, कलेक्टर्स में क्या क्या आए? पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट्स वगैरह इसने मिक्सअप कर दिया, लेकिन मैंने आपको समझा था वही काम की चीज़ है आपकी। फिर स्टेबलाइजर डालोगे, क्रिसोल और एनिलीन, जो फ्लोट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाई ऑयल्स। देखो अब मिनरल के पार्टिकल्स, मिनरल मतलब मेटल, इसको मेटल लिखना चाहिए था कि मेटल के पार्टिकल जो थे वेट बाई ऑयल्स एंड गैंग पार्टिकल्स बाई वाटर। ये बात तो मैंने लिखी है आपको कि गैंग के पार्टिकल पानी के साथ घुलकर नीचे बैठ जाते हैं, और मेटल के पार्टिकल होंगे वो पाइन ऑयल के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने भी आपको लिखा दी। फ्रोथ इज फाउंड कैरीज मिनरल पार्टिकल्स। अब आपको जो झाग बनेंगे उसमें मेटल के पार्टिकल हैं। फ्रोथ इज लाइट, झाग हल्के होते हैं और वो ऊपर उठ के आ जाते हैं। झाग को हटा दो, सुखा दो, हो गया कंसनट्रेट और। अब ये एक अलग मेथड है, फ्लोट फ्लोटेशन तो इतना ही था, ये एक अलग चीज़ है जिसको अपन अलग से पढ़ रहे हैं, अलग से यहाँ डिस्कस करता हूँ मैं आपको। लीचिंग के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आता हूँ। ओके, चलिए इसको यहाँ पढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि आपके पास में जिंक सल्फाइड और था, और एक किसी के पास में लेड का और था। इन दोनों को सेपरेट, ये इसका एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। फ्लोट प्रोटेशन से दो सल्फाइड ओर को अलग भी कर सकते हैं। फ्लोट प्रोटेशन के दो यूज होते हैं। पहला यूज़ अपन ने पढ़ा किसी ओर का कंसंट्रेशन, तो अपन ने ओर का कंसंट्रेशन तो कर लिया, और अब अपन कर रहे हैं कि इसका दूसरा यूज़ वो होता है कि दो अलग अलग सल्फाइड ओर हैं,
उनको अगर सेपरेट करना है, मतलब कि एक था, ये ऐसे हो गया जैसे होता है ना चीनी का घोल, वैसे दिख नहीं रहे सामने जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। ठीक है, इनको सेपरेट करना है, इनको अलग अलग करना है, तब ये काम में ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें फ्लोटेशन में झाग बनेंगे, तो इसमें एक डालना पड़ेगा आपको, ये भी मतलब लेड सल्फाइड प्लस ये दोनों है, इसमें अपन डाल देंगे एक डिफरेंसेंट। देखो यहाँ से मैं लिखने में भी दिक्कत होगी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये डिफरेंस है, अरे यार क्या हो गया। तो मैंने यहाँ से लिया डिफरेंसेट, ये डिफरेंसेंट लिया इसको, और उससे होगा क्या, वो है ना एक नाम से पतरा, एक को डिप्रेस कर देगा। तो ये क्या करेगा, जब झाग बनेंगे ना मेटल्स के, दोनों के झाग बनेंगे, जिंक सल्फाइड के भी झाग, सारे प्रोसेस वही हैं, सारी चीज़ें वही डाली। तो इसके भी झाग बन रहे थे, इसके भी झाग बन रहे थे, बट डिप्रेसेंट क्या करेगा, जिंक सल्फाइड के को डिप्रेस कर देगा, उसके झाग बनने ही नहीं देगा। ये जब जिंक सल्फाइड के झाग नहीं बनने देगा तो लेड सल्फाइड के झाग बनेंगे, तो लेड सल्फाइड के झाग बन के अलग आ जाएंगे ना लेड सल्फाइड के झाग, उनको आप सेपरेट करके रख लो, और पीछे जो भी बचा है वो जिंक सल्फाइड है। समझ में आ गई बात, एक को रोक दिया और एक को आने दिया। तो बस इतना याद कर लो कि डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है NaCN। NaCN को अगर पढ़ो सही से तो नाचने के लिए, नाचना नहीं होता है, नाचना कूदना, जैसे नाचने के लिए, तो इसको ट्रिक से याद किया था मैं 12th में ही, कि नाचने के लिए एक तो आ रहा है आपके पास में जेंट्स, ये कौन है, नाचने मतलब NaCN, तो नाचने के लिए जेंट्स आ रहा है एक तो, और एक लेड आ रहा है, लेड मतलब लेडीज़। तो आप किसको पहले नाचने दोगे, आप बोलोगे लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, मतलब कि लेड सल्फाइड के झाग को आने देगा और जेंट्स को बोलेगा रुको, रुको मतलब उसको रोक देगा, लेडीज़ फर्स्ट जेंट्स रुको। तो जेंट्स मतलब जिंक सल्फाइड को रोक दिया, यही ये बात कह रहा था। ओके, आगे समझ में आपको। उसके बाद में यहाँ से कि ये फ्लोटेशन कैसे सामने आया था, तो एक ये इसको एक कहानी है ये तो, और इसमें जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको नीट में भी आ सकता है। कैरी एवर्सन नाम की एक साइंटिस्ट थी जो मेटलर्जी प्रोसेस में काम करती थी, और पहले फ्लोटेशन नहीं था, तब कॉपर बहुत महंगा होता था और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तब एक धोबिन थी, वॉशर वूमेन मतलब धोबिन, जो कपड़े धोने वाली होती है ना, वो जो लोग खान में काम करते हैं, इंजीनियर वगैरह, उनके कपड़े वो धोती थी। और जब कपड़े धोती थी तो वो क्या करती थी, कपड़े में झाग बनते हैं, पता ही है आपको। तो देखो, खान में आदमी काम करने गया, तो जैसे आप कोयले में काम करने, कोयले की खान में काम करने जाओगे तो आपके काले कपड़े हो जाएंगे, कि मतलब कोयले के पार्टिकल्स आपके शर्ट वगैरह पे लग जाते हैं। और दूसरी बात, अब जब आप उसको धोगे तो वो साबुन की झाग के साथ में ऊपर उठ के आ जाते हैं ना। तो ये वॉशर वूमन थी जो धोबिन थी, जिसका नाम पता नहीं है क्या था। तो इसने क्या किया, ये धोबिन कपड़े धोती थी उन इंजीनियर्स के और वर्कर्स के, कपड़े धोती थी। तो जैसे ही वो कपड़े भिगो के रखती थी, पहले अपन जैसे कपड़े भिगो के रखते हैं ना, वैसे भिगो के रखती थी साबुन की झाग में। तो कपड़े भिगोती थी ना, तो जो कॉपर के पार्टिकल होते थे ना, वो उसके झाग के साथ ऊपर आ जाते थे। तो फिर वो क्या करती थी, उस झाग को इकट्ठा करती थी और अलग सेपरेट कर लेती थी। और रोज़ के जब कपड़े धोती थी तो कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम कॉपर उसको मिल जाता था, मतलब आराम से, अगर वो 8-10 ड्रेस धो रही है तो। अगर वो कॉपर, मतलब उसको कॉपर इकट्ठा हो जाता था झाग के साथ में, फिर उसको आसानी से वो अलग कर ले रही थी। जब कैरी एवर्सन उससे मिलने गई, अब दो औरतें जब मिलने जाएगी तो बातें करेगी फालतू की, तो वो बैठ करके कपड़े धो रही है, उसके पास बैठी है। कैरी एवर्सन ने देखा कि वो धोबिन जो है ना, वो क्या कर रही है, झाग को अलग से, अपन तो कपड़े धोते झाग ऐसी नाली में जाने देते हैं, लेकिन वो देख रही है कपड़े धो रही है ना, तो झाग जो भी आ रहे हैं ना उनको नाली में नहीं जाने दे रही है, झाग को अलग से सेपरेट कर रही है। फिर उसने सही से देखा कि भाई यार ये तो, कि उसने बोला कि झाग तुम इकट्ठा क्यों कर रही है, बोले इस झाग के साथ में पार्टिकल्स हैं कॉपर के। तो उससे थोड़ा सा, वो इंजीनियर थी कैरी एवर्सन, केमिस्ट थी, यहाँ लिखा इसने केमिस्ट। तो आपको पता होगा, मैं बता दूँ आपको, 12th के बाद में जो मैथ्स लेते हैं वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एक तो होता है बीटेक और एक होता है बी फार्मा, सॉरी इसको बोलते हैं बी आर्किटेक्चर।
तो उसमें जो होते हैं ना, उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, मतलब खाने बनाने की इंजीनियरिंग। हाँ, और मेटलर्जी का भी होता है। ठीक है, तो जितने भी फूड इंजीनियरिंग, आप बोलोगे फूड इंजीनियर क्या ही करेगा, तो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसे 5 स्टार होटल्स हो गई, या फिर चॉकलेट हो गई, पार्ले हो गया है, इन सब में इंजीनियर्स होते हैं जो सैंपल वगैरह को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। वैसे ही मेटलर्जी में भी इंजीनियर होते हैं। ठीक है, माइनिंग बोलते हैं इस ब्रांच को, माइनिंग ब्रांच बोलते हैं। तो माइनिंग की वो इंजीनियर थी, तो उसके माइंड में आ गया कि यार किसको अगर कैसे भी करके जो और है उसको भी इस मेथड से अगर अपन लोग यूज़ किया जाए तो बहुत सस्ता, जो मेथड है ना वो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने सामने फ्रोथ फ्लोटेशन जो है मेथड, वो अपने सामने आया था। मतलब एक एक मैजिक की तरह था वो, जिसमें अपन सस्ते में मेटल का प्योरीफिकेशन कर पा रहे थे, कॉपर का। तो इसको एक कहानी को एक बार पढ़ लेना आप, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी। अब आता है लीचिंग एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए मेथड है जिसका नाम है लीचिंग। तो अपन को अब पढ़ना है लीचिंग। इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ, मैंने आज पेज लिया पूरा, उसके बाद में अपन वो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एल्युमिनियम के अभी अपन ने ओर पढ़े थे। एल्युमिनियम का जो ओर होता है, मैं यहाँ पे एल्युमिनियम लिख रहा हूँ मतलब ओर है, इसके दो ओर होते हैं। एक होता है वाइट, अपन ने पढ़ा था ना वो बॉक्साइट था, वाइट बॉक्साइट, और एक होता है रेड बॉक्साइट। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी मिक्सअप करके लिखती है, बट मैं ऐसे लिखाऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। एक रेड बॉक्साइट है, एक वाइट बॉक्साइट है। रेड बॉक्साइट को रेड बॉक्साइट क्यों किया? बॉक्साइट मतलब Al2O3.XS2O, वहाँ XS2 था, मैं लिख दे रहा हूँ 2S2O, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अपन काम में लेते हैं वो 2S2O होता है। तो वाइट बॉक्साइट जो होगा वो उसमें क्या होगा कि बॉक्साइट तो होगा ही, मैं ऊपर लिख देता हूँ चलो, ये तो इसका नाम है वाइट बॉक्साइट। क्या होगा? Al2O3 होगा, मतलब ये तो हो गया आपके पास में बॉक्साइट, प्लस इसमें इम्प्योरिटी जो है ना वो है सिलिका की। और जो रेड बॉक्साइट है उसमें बॉक्साइट तो है ही है, साथ में जो इम्प्योरिटी है वो है आपके किस चीज़ की? वो है आयरन की, Fe2O3। ये कौन है? हेमा है या मेगा है? ये मेगा है, Fe2O3 23 साल की मेगा, और हेमा है बहुत 34 साल की, बहुत बड़ी। अपन ने ऐसे याद किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि रेड कौन सा है? तो देखो, लोहा, लोहे पे जंग लगती है, जंग लाल लाल सी होती है ना, होती है, जंग लाल रंग की होती है, तो आप याद रख सकते हो रेड बॉक्साइड में जंग यानी कि आयरन की इम्प्योरिटी होगी। और अगर जंग को मैं, वो भूरी रेडिश ब्राउन होती है, रेडिश ब्राउन को मैं अगर ऐसा बोलता हूँ तो मिट्टी सफ़ेद, मिट्टी को सफ़ेद बोल सकता हूँ ना, ये सिलिका मतलब मिट्टी तो हुआ, मिट्टी कैसी होती है? सफ़ेद। तो वाइट बॉक्साइड में ये हो गया। इसके लिए जो मेथड काम में लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए, उस मेथड का नाम है सरपैक मेथड। क्या मेथड का नाम क्या है? सरपैक मेथड। इंग्लिश आप करते रहना, सरपैक मेथड है, सरपैक मेथड से काम करते हैं। तो Al2O3 लेंगे इसमें, और वो रिएक्शन करेगा N2 के साथ में, बनेगा Al, यहाँ से एल्युमिनियम और यहाँ से नाइट्रोजन, क्या हुआ? Al। फिर आगे इसको और आगे हीट, मतलब हीट वगैरह करेंगे, जो भी हो, अपने को इतना लंबा नहीं जाना है। और फाइनली अपना काम होगा कि एल्युमिनियम को उसके हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट करवा देना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख दोगे। और जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी? किसकी थी? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, SiO2, और उसमें लेंगे कार्बन, मतलब कि और जो भी होगा ना उसमें नाइट्रोजन भी डालेंगे और कार्बन भी डाल देंगे, तो कार्बन इससे रिएक्शन करके CO2 प्लस सिलिका, सिलिका मतलब एकदम प्योर, नीचे गंदी बैठ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो ये सब मेथड हैं। तो ऐसे याद रखोगे, वाइट सरपैक, सरफैक एक वो आता है ऐड, सरफैक्सल, उसके आपने सरफैक्सल में एक बच्चा देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है जो दादी का 10 रुपये का नोट खो जाता है, तो वो ऐसे मतलब थैले के नीचे जा कर के कहीं से जंगल से 10 रुपये का नोट ढूंढ के लेके आता है, तब उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा होता है, उसको मैं बोल सकता हूँ चुन्नू। चू मतलब कार्बन और नू मतलब नाइट्रोजन।
ओके, तो वाइट फिर वो चुन्नू जो होता है ना सर्फ एक्सल लेके आता है, 10 रुपये का सर्फ एक्सल होता है ना, दाग अच्छे ऐसा कुछ ऐड आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो वो सर्फ एक्सल का ऐड ले, चुन्नू होता है उसका, चुन्नू वाला ऐड याद करो, लड़का था वो, उसका नाम चुन्नू था, कार्बन और नाइट्रोजन, और सर्फेक्स का ऑर्डर था, और वो फिर उससे कपड़ा सफ़ेद हो जाता था। ऐसे याद रख सकते हो, और कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई आपको? ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकूं अगर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यस, ये बड़ी काम की चीज़ है। चलिए इसको थोड़ा सा, अरे यार, चलिए रेड बॉक्साइड के, अब रेड बॉक्साइड में अपन ने, रेड बॉक्साइड के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है, इस मेथड का नाम है आपके पास में बेयर प्रोसेस, और दूसरा एक और मेथड है जिसका मेथड का नाम है हॉल प्रोसेस। ठीक है, सरपैक मेथड था वाइट वाले के लिए, इसके लिए दो है। बेयर वाले में क्या होगा, बेयर वाले में अपन लेंगे NaOH काम में, तो Al2O3 प्लस NaOH, और फाइनली अपने को प्रेसिपिटेट किसका बनाना है, AlOH हॉल थ्राइस का बन गया। यहाँ पे भी यही तो बनाया था। और हॉल वाले में क्या होता है, हॉल में होता है Al2O3 और प्लस Na2CO3, तो ये बन जाएगा आपका AlOH हॉल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। फाइनली तो अपन ने सब में इस AlOH हॉल थ्राइस ही अपने को काम में लेना है। ओके, तो ये मेथड थे इनके, जिससे अपन ने एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन किया था। इस पूरे मेथड को लीचिंग बोलते हैं, भले किसी टाइप का और हो, अपन कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अपन अब बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं इसको। लीचिंग फॉर एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3 फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब Al2O3 डॉट XS2 हो या 2S2 हो। देन अगला बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ एल्यूमिना ऑक्साइड यूजुअली SiO2। अब SiO2 की इम्प्योरिटी होती है, और साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। ये क्वेश्चन आता है, आ चुका है, किसकी इम्प्योरिटी होती है सिलिका में, SiO2 की या फिर TiO2 की। SiO2 की इम्प्योरिटी किस में थी, वाइट बॉक्साइट में, तो सरपैक मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसने रिएक्शन किसकी लिख दी है, NaOH। ये NaOH किस में आता था, देखो इसमें मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई, ये यहाँ से बे लो, यहाँ से लो ना, तो हो जाएगा बहना। ठीक है, तो बेयर में NaOH, और हॉल अगर अपने घर में हॉल है तो हॉल में एक होगा कोना, तो CONA कोना, हॉल में कोना, और इधर हो गई बहना, और इधर हो गया वाइट सरफेक्सल चुन्नू। ठीक है, तो ये तो आपको किसकी रिएक्शन लिखी है, ये तो बहना मतलब बेयर प्रोसेस की रिएक्शन लिखी है। बेयर किसका था, बेयर था रेड वाले का। ठीक है, तो बोला कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है या फिर इसकी इम्प्योरिटी होती है, और NaOH होता है इसमें ये टेम्परेचर, और इस प्रेशर के ऊपर में अपन लोग इसको लीच करते हैं, लीच मतलब रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाती है और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसने कॉम्प्लेक्स बना के दिखा दिया, मैंने आपको AlOH होल थ्राइस बनाया था, उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स बनाया इसने पूरी स्टेप बाई स्टेप बताई, मैंने एक ही स्टेप में रिएक्शन को खत्म कर दिया था, लेकिन NCERT इसको फर्दर स्टेप बाई स्टेप में बताती। पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को लेंगे CO2 के साथ में हीट करेंगे तो ये बनेगा बॉक्साइट, फिर इसको और हीट करेंगे तो Al2O3 बनेगा, और फाइनली AlOH हॉल थ्राइस बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन तो हो सके, तो रिएक्शन तो अगर हो सके तो यही वाली याद करना, NCERT वाली, ये थोड़ी माइंड में रख लेना, याद करना इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अपन आते हैं यहाँ पे, अपन ने अभी तक कंसंट्रेशन कर रहे थे और का, वाइट मतलब पहले अपन ने ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा, फिर अपन ने मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा, फिर अपने फ्लोथ फ्लोटेशन पढ़ा, फिर अपने लीचिंग पढ़ा, अब अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देती है, तो यहाँ पर M की जगह होगा AG या फिर AU, AG या फिर AU लेंगे, और ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि AG और AU अपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े थे, इनकी कॉम्प्लेक्स की जो थी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें AgC मतलब लीनियर कॉम्प्लेक्स बनता था, आपको याद थोड़ा बहुत आया तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऐसी मेटल काम में लेंगे
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में AG और AU से ऊपर आए, AG एंड AU से ऊपर आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आए, तो ऊपर आएगी तो क्या होगा, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देती है। यहाँ AG है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल ऊपर होती है, और जब अगर ऊपर है तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी, मतलब इसको यहाँ से हटा देगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। इस कॉम्प्लेक्स का आपको याद होना चाहिए, जिंक +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, पढ़ के भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ मिल जाएगी आपको AG AU जो भी मेटल थी आपकी वो मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी काम में लिए है मेटल, जिंक। नीट 2027 में यही क्वेश्चन आया था कि AG के डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कौन सा मेटल काम में लोगे, तो आंसर गया था जिंक। ओके, मेटल डिस्प्लेसमेंट है, एक मेटल लेंगे जो इम्प्योर है, AG और AU लिया, वो इम्प्योर थी, इम्प्योर को पहले उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया, साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसमें इम्प्योरिटी जो थी ना, मेटल प्योर मेटल नहीं कॉम्प्लेक्स बनाया। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में AG था और उसके साथ में ये आपकी ग्रीन वाली इम्प्योरिटी है, बहुत मिक्सअप हो रखी है, तो आप डालोगे यहाँ पे साइनाइड। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी सिर्फ साइनाइड के पास में, अपन ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स हर कोई फॉर्म तो कर नहीं सकता है, तो ये साइनाइड को मैं कुछ और कलर देता हूँ, इसको इस रंग में रंग देता हूँ, साइनाइड मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये या तो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल आएंगे, मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना। जितना भी था ना, ये मान लीजिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बट मैं 2 कॉम्प्लेक्स बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइनाइड था ना, एक इधर, मतलब AgCN2, साइनाइड ने तो AG ने तो कॉम्प्लेक्स बना दिया, बाकी जो इम्प्योरिटी थी ना वो अलग हो जाएगी आपकी। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी के पास में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है ही नहीं, ठीक है। अब आपके पास में ये तो बन गया इस टाइप का, तो ये बन चुका है। अब इसमें से आपको पता है कि आपको रेड वाली काम की चीज़ है, तो अब आप यहाँ पे मेटल लोगे जिंक, जिंक को मैं एक और कलर देता हूँ, मैं ये कलर देता हूँ जिंक को। अब आप चाहते हो कि जिंक इसकी जगह आ जाए और ये फ्री हो जाए, तो अपन ने क्या किया, ये मेटल हो गई फ्री, मेटल को फ्री कर दिया, और ये जो जिंक था इसने बना दिया कॉम्प्लेक्स। मतलब साइनाइड को फाइनली भाई मेटल का प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि आपके पास में ये जो साइनाइड है वो फ्री हो जाए। अब जिंक इसकी टेंडेंसी होती है 4 मॉलिक्यूल को होल्ड करने की, ठीक है। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल मान लो कि ऐसे 2 मॉलिक्यूल थे, ओके। तो ये एक मेथड हो गया आपके पास में प्योरीफिकेशन का, मेटल डिस्प्लेसमेंट का, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसमें इतना ही था PPT में जो भी मैंने तैयार किया था। तो अभी तक आपको ये मेथड समझ में आ गए होंगे यहाँ तक के। तो कंसंट्रेशन वाला आप स्टेप अपना ख़त्म होता है, और नेक्स्ट मेथड में अपन करेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ओके।